बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हमारा पाठ अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग को पढ़ेंगे और समझें। इनकी जो मात्राएं हैं ये कैसे लगाई जाती हैं, इनका उच्चारण कैसा होता है, इन सभी को हम विस्तार से इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए देखते हैं। यह है हमारा पाठ 9, अनुस्वार, अनुनासिका और विसर्ग वाले शब्द। अनुस्वार जो होता है उसमें अंग की ध्वनि आती है। इसमें हम हमारे कंठ का प्रयोग करते हैं। बोलने के समय हमें गले से कुछ ध्वनि आती है। उदाहरण के लिए एक चित्र दिया है शंख का यहाँ पर। अब श और ख, शंख हो गया, लेकिन जैसे ही हमने अनुस्वार इस पे लगाया तो इसके उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी। इसके लिए हमें उच्चारण करना पड़ेगा शंख, शंख। इस उच्चारण में हमने अपने कंठ का प्रयोग किया और उच्चारण के फलस्वरूप इसका शब्द हमारा बन के आएगा शंख, शंख। इसी तरीके से बंदर एक चित्र में दिखाई दिया है। बंदर में ब के साथ में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया तो बंदर, बंदर। इसी तरीके से एक पतंग चित्र में दिखाई गई है। पतंग में प, त और ग, तो क्या बन गया? प त ग, पतंग। लेकिन जैसे ही हमने इस प के साथ त जोड़ा और त में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया, उच्चारण क्या हो जाएगा? पतंग, ग। उच्चारण में भिन्नता आ जाएगी तो फलस्वरूप हमारा शब्द बन के आएगा पतंग, पतंग। अब इसी अनुस्वार के कुछ उदाहरणों को हम देखते हैं, जिसमें है संग, संग, पंख, डंगा, खंबा, लंगूर, चंदन तथा पतंग। ये सभी अनुस्वार वाले शब्दों के उदाहरण हैं। आइए अब अनुस्वार वाले कुछ वाक्यों को भी हम पढ़ते हैं। जंगल में, इसमें ज के साथ में हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। मैं एक मंदिर था, मंदिर में भी हमने म के साथ अनुस्वार का प्रयोग किया है। मंदिर पर झंडा लगा था, झंडा में झंग पे हमने झ पे अम की मात्रा प्रयोग किया है। पुजारी, पुजारी शंख बजा रहा था। एक बंदर अंदर घुस आया। अंकुर डर गया। उसने बंदर को डंडा दिखाया। बंदर अंगूर लेकर भाग गया। पुजारी ने भी जोर से घंटा बजाया। इन सभी वाक्यों में हमने अंग की मात्रा के प्रयोग को पढ़ा। अब आगे हम अनुस्वार को देखते हैं। अनुस्वार जिसे हम चंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। यह इस तरीके से किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाएगा। स्वर या व्यंजन के साथ इसको लगाने पर उनमें उच्चारण में भिन्नता को देख सकते हैं। जैसे एक चित्र में ऊंट दिखाई दे रहा है। अब ऊ और ट, ऊंट, ऊंट गलत है, लेकिन जैसे ही हम इस पे ऊ के साथ में चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे तो उच्चारण क्या हो जाएगा? ऊंट। स्वरूप शब्द क्या बनेगा? ऊंट। अब कुआं, कुआं, लेकिन कुआं होता है, इसमें हम नाक का, नासिका का प्रयोग करते हैं। थोड़ी सी ध्वनि हमारे नासिका से आती है, इसीलिए हम इसे अनुनासिका भी कहते हैं। कुआं,
अब आए बांसुरी, एक चित्र में दिखाई दे रही है। अब बांसुरी नहीं होता, बांसुरी होता है, जिसमें हमें अपनी थोड़ी सी ध्वनि नासिका से आती है। तो फलस्वरूप हमारा शब्द क्या बनेगा? बांसुरी, बांसुरी। इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। माँ, टांगा, कुआं, टांग, छाव, पाव, हंसमुख, ये सभी चंद्र बिंदु के उदाहरण हैं। अब इसके कुछ वाक्यों को हम पढ़ते हैं। मेरी माँ सबसे सुंदर है। हम सब माँ के गांव चंदनपुर जाएंगे। वहाँ भांति भांति के पेड़ हैं। वहाँ पर हम सब पेड़ की छांव में बांसुरी बजाएंगे। हम सब हंसते गाते खूब खेलेंगे और मजे करेंगे। इसने हमने अनुनासिका के प्रयोग या चंद्र बिंदु के प्रयोग को समझा। इसमें हमें थोड़ी सी ध्वनि नासिका के द्वारा आती है, नासिका का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन अंग की मात्रा में हमें कंठ का प्रयोग करना पड़ता है और अनुस्वार की मात्रा में हमें थोड़ा सा नासिका का प्रयोग करना पड़ता है। इसीलिए इसका नाम अनुनासिका है। आगे हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग वाले शब्द। विसर्ग सदैव किसी के पीछे लगाया जाता है, वर्ण के पीछे लगाया जाता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा नमस्कार कर रहा है, जिसे हम नमः कह सकते हैं। अब न में म जोड़ा तो बन गया नम। क्या बना? नम नम। लेकिन जैसे ही हमने इसमें विसर्ग का प्रयोग किया तो क्या बन जाएगा शब्द? नमः, नमः। क्या बनेगा? नमः। अब सुबह प्रातः का सीन है, दृश्य दिखाई दे रहा है, तो हम क्या, प्रा में हमने त जोड़ा तो क्या बन गया? प्रात, प्रात। लेकिन जैसे ही विसर्ग का प्रयोग करेंगे वो उच्चारण क्या करेंगे? प्रातः। तो शब्द क्या बना है हमारा ये पूरा? प्रातः। अगला एक बच्चा रो रहा है, मतलब वो दुखी है, उसे दुख हो रहा है, तो दो। अब दो के बीच में हमने विसर्ग का प्रयोग किया, फिर ख लिखा, दुख। क्या बन जाएगा? दुख, दुख। इसके कुछ और उदाहरणों को हम देखते हैं यहाँ पर। अतः, नमः, स्वतः, मूलतः, परिणामतः, विशेषतः, फलतः, क्रमशः और शनैः इसके उदाहरण हैं। इसके उदाहरण है ये सभी विसर्ग के उदाहरण हैं। आइए इनके कुछ वाक्यों को देखते हैं जिसमें विसर्ग का प्रयोग किया गया है। सुबह 6 बजे उठो, पुनः पुनः भूल मत करो, किसी को दुख मत दो, जो कुछ कहना है निसंकोच कहो, झूठ बोलने का दुस्साहस मत करो, कोई भी काम शनै शनै करने से पूरा हो जाता है, अतः पुनः कोशिश करो। इस पूरे वाक्यों में हमने विसर्ग के शब्दों को देखा, विसर्ग के प्रयोग को देखा। इस तरीके से हमारा पाठ अनुस्वार, अनुनासिका तथा विसर्ग वाले शब्दों समाप्त होता है। मुझे आशा है आप सभी को ये तीनों भली बातें समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं
धन्यवाद।